नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट पुतिन के खिलाफ जारी किया है। क्या आईसीसी के पास में इतनी पावर है कि वो किसी देश के लीडर को अरेस्ट करवा सकती है? अगर वो अरेस्ट करवा भी सकती है तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके तहत पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है? आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि पुतिन को अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं। क्या वाकई में आईसीसी वो पावर रखता है? हम लोग आज के लेक्चर में यह भी जानेंगे कि अगर दो देशों के बीच में कोई वॉर होता है, युद्ध होता है, तो वो कौन से नियम हैं अगर उनका उल्लंघन किया जाता है, जिसको हम लोग वॉर क्राइम कहते हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो क्या वाकई में किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को गिरफ्तार करवा सकते हैं? रिसेंटली हुआ क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरपर्सन मेदवेदेव जो है, उन्होंने थ्रेटन कर दिया है आईसीसी को कि अगर आप लोगों ने अरेस्ट वारंट को वापस नहीं लिया तो एक मिसाइल जो है वो आपके ऊपर आकर गिर सकती है। हम लोग आज लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल से देखने वाले हैं, आप लोग अंतिम तक बने रहना। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स डिजाइन किया है, काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया है और बाइलैंग्वेज ये क्लासेस रहने वाली हैं। इसके साथ में ही आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके साथ में ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलने वाला है। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आप लोग को 25% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग को एक कोड यूज करना पड़ेगा, वो है एनसीईआरटी। इस कोड को जैसे ही यूज करेंगे तो आप लोगों को 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज के लेक्चर पर आते हैं और काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग बारीकियां समझना इस लेक्चर की। रिसेंटली क्या हुआ है कि 17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसके हेडक्वार्टर्स हेग के अंदर है। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्थापित किया गया है, ये बेसिकली जितने भी देश हैं 123 देश, उसके बीच में एक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो ये आईसीसी जो है उसके अंदर इंटरप्शन करता है। तो आप लोग को पता है कि यूक्रेन में जब अटैक किया था व्लादिमीर पुतिन ने, वो डेट थी 24 फरवरी 2022 को, जब बीजिंग के ओलंपिक खत्म हुए थे। उसके इंतजार में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए थे और 22 फरवरी के बाद में 24 फरवरी को पहला अटैक जो है वो कर दिया गया था। यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जो है जारी किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि वॉर क्राइम क्या होता है। उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप लगे हैं। मतलब जितने भी यूक्रेन के बच्चे हैं, लगभग 16,500 बच्चों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया है। कहां वो पहुंचे हैं? ऐसा आरोप लगा है कि कुछ बच्चे जो है वो रूस के अंदर भी पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखे स्टेटमेंट में आईसीसी को एक बेकार अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है बता दिया है कि ये बिल्कुल बकवास है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी तरफ से जो भी ऑर्डर रिलीज किए जाते हैं उनका कोई भी जो है वो बेस नहीं है, और वहां के जजों को मिसाइल हमले के लिए आसमान में नजर बनाए रखने के लिए जो है कह दिया है कि आप लोग जो है वो आसमान के अंदर नजर बनाए रखना। हो सकता है कि नॉर्थ सी से अगर कोई मिसाइल यूक्रेन पर छोड़ी जा रही है तो वो आपके ऊपर भी आ सकती है। इस पर आप लोग जो है गौर फरमाइएगा, ठीक है? अच्छा, आईसीसी पर हमले का किसी को अफसोस नहीं होगा। रूस की तरफ से स्टेटमेंट है कि अगर आईसीसी पर हमला होता है तो इसका कोई हम लोग अफसोस नहीं जताएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि आईसीसी जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। तो मेदवेदेव को पुतिन का वफादार जो है माना जाता है। आप लोग को पता है कि 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति भी मेदवेदेव रह चुके हैं। आईसीसी पर नाराजगी जताते हुए मेदवेदेव ने कहा कि यह मुमकिन है कि नॉर्थ सी आप लोग जानते हैं बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ है, वहां से रूसी वॉरशिप से अगर कोई मिसाइल निकलती है, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कह रहे हैं, हेग में आईसीसी के हेडक्वार्टर पर अगर गिर जाए तो इसमें कोई अफसोस नहीं होगा हमको, क्योंकि हो सकता है कि हमारा निशाना जो है वो चूक जाए। कोर्ट के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। कोर्ट नाटो का मेंबर नहीं है, तो इस हमले के बाद कोई भी जंग जो है वो शुरू नहीं हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए दूसरे देश जो हैं वो इस वॉर के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। और यूक्रेन ने बहुत गुजारिश की थी कि मुझे नाटो के अंदर शामिल कर लो, और यूएसए जैसे देशों ने वादा भी किया था कि हम यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी नाटो का दिलासा दिया गया, शामिल नहीं किया गया। जंग में जो है यानी कि इस हमले का किसी को कोई अफसोस जो है वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी
इंटरनेशनल जो है वो कोर्ट है। मतलब एक हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही ग्लोबल लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापित किया गया है, जिसको हम लोग आईसीसी कहते हैं। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कानूनी आधार रोम स्टेचू, मतलब इटली की कैपिटल जो है रोम है, वहां जो अधिनियम संचालित होता है उसी के तहत जो है ये आईसीसी भी काम करता है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदार तय करता है। मतलब अगर आईसीसी की नजर में आपने 4 काम कर दिए हैं तो वो बिल्कुल क्राइम कहलाएंगे। पहला कौन सा है? नरसंहार, दूसरा है मानवता के खिलाफ अपराध, और तीसरा है वॉर क्राइम, और चौथा है आक्रामकता का अपराध। देखिए यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वॉर क्राइम, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वाकई में वॉर क्राइम क्या होता है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। इसके कुल सदस्य जो हैं 123 सदस्य हैं, और रूस और यूक्रेन दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है रूस को अगर एक मिसाइल जो है वो आईसीसी के ऊपर जाकर गिर जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो इसके सदस्य देश नहीं है। अच्छा, वॉर क्राइम क्या होता है इसकी बारीकियों को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, और जनरल नॉलेज में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वॉर क्राइम क्या होता है। तो युद्ध के लिए कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों को जिनेवा कन्वेंशन, हैग कन्वेंशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय जितने भी कानून हैं, समझौते हैं, ट्रीटीज हुई है, उसके तहत इनको बनाया गया है। वॉर क्राइम युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, जिसके तहत जानबूझकर, एक शब्द यूज किया गया है, जानबूझकर नागरिकों को मारना या जानबूझकर युद्ध बंदियों को मारना। अगर मान लीजिए कि युद्ध के दौरान आपने कुछ सैनिकों को अरेस्ट किया है, जैसे भारत के जो फाइटर पायलट थे पाकिस्तान ने पकड़ा, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही जो है वो छोड़ दिया गया था, ठीक है। अगर ये कन्वेंशन नहीं होता तो हो सकता था कि उनके साथ में और कुछ बुरा हो जाता, लेकिन इसका सहारा मिला और फिर वहां से युद्ध बंदी जो है उनको छोड़ा जाता है। अगर वो यातना देते हैं, बंधक बनाते हैं, नागरिक संपत्ति को अनावश्यक रूप से नष्ट करते हैं, युद्ध के दौरान यौन हिंसा करते हैं, ये जो चीज है ना यौन हिंसा, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जितनी भी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है रूस की सेना ने, उनमें से बहुत सारी लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो यौन हिंसा उनके ऊपर हुई है। लूटपाट, सेना में बच्चों की भर्ती, नरसंहार आदि जैसे अपराध जो है वो वॉर क्राइम के अंदर शामिल होते हैं। यूएन के मुताबिक सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में युद्ध के नियमों को बनाया गया था। इन नियमों को हैग कन्वेंशन 1899, मतलब टोटल 4 ट्रीटीज हैं, 1899, 1907, 1864, 1949 के दौरान जिनेवा कन्वेंशन के तहत 4 संधियां जो है वो तय की गई थी। हैग कन्वेंशन जहां युद्ध के समय कुछ घातक हथियार जैसे एंटी पर्सनल लैंडमाइंस और केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स आदि इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है, वहीं जेनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान किए जाने वाले वॉर क्राइम के नियम निर्धारित करता है। तो हम लोगों को 2 कन्वेंशन याद रखने की जरूरत है, हैग कन्वेंशन और दूसरा कौन सा है? जेनेवा कन्वेंशन। दोनों के लिए क्या रूल्स है वो आप लोग को यहां पे पता चल रहे हैं। खास तौर पर जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि वॉर क्राइम नहीं होना चाहिए। वॉर क्राइम समझ गए आप लोग? अच्छा, ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं इस पे? ज़ेलेंस्की कहते हैं कि युद्ध की अभी शुरुआत हुई है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी जो है वो केवल 18% हिस्से पर जो है वो अधिकार किया है रूस ने यूक्रेन के। लेकिन ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अभी पिक्चर शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, हमने पूरी तरीके से जो है वो अभी तक हमला नहीं किया है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। अब व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि हम लोग अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं, कि देखते हैं कि दूसरे देश इस पर क्या प्रतिक्रिया जता रहे हैं, जैसे रिसेंटली आईसीसी ने प्रतिक्रिया जताई है। अच्छा, आप लोगों के मन में यह भी तो होगा कि यूएसए ने क्या कहा। यूएसए के अंदर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई जो है गलती नहीं है, तो जल्द से जल्द जो है वो पुतिन को अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्या पुतिन को अरेस्ट करना इतना आसान है? जैसे डॉन आज तक पकड़ में नहीं आया है, 12 मुल्कों की पुलिस जो है वो उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन डॉन पकड़ में नहीं आएगा। वैसे ही पुतिन जो है अगर उसको अरेस्ट किया जाए तो फिर कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए, अगर पुतिन की गिरफ्तारी की जाए तो 2 तरीकों से पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि पुतिन को प्रत्यार्पित जो है वो किया जाए। मतलब मान लीजिए
एक देश दूसरे देश को सौंप दे कि ये लीजिए, आप जो चाहें इसके साथ में कर सकते हैं, इसको अरेस्ट कर लीजिए। दूसरा ये है कि रूस के बाहर किसी अन्य देश में गिरफ्तार किया जाए। मान लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन जो है, मान लीजिए चाइना के अंदर पहुंच गए हैं जिनपिंग से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर भी इनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो केवल हमारे पास में दो ही तरीके हैं जब पुतिन को पकड़ा जा सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है वो हम लोगों ने देख ली है। अब देखना ये होगा कि आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया था वो वापस लेता है या नहीं लेता, या फिर यहां से मिसाइल छोड़ी जाए। ठीक है, चलिए, लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है और नाटो के कितने सदस्य देश हैं, नाटो के अंदर कितने सदस्य देश शामिल हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए जबरदस्त कंटेंट लेकर आता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी व्यूअर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेक्चर जो है यूं ही आप लोग के लिए आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।